हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मैट कैम क्लासेस। मैं हूं विमल प्रताप सिंह और आज काफी दिनों बाद एक बार फिर से आप सभी का जुड़ने का मौका मिला है। इस सेशन में थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस फॉर डीयू बीएचयू एंड अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डीयू एमएससी के लिए हो गया, बीएचयू एमएससी के लिए हो गया, या फिर किसी भी अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 15 बेहतरीन क्वेश्चंस। ये एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही है मैट कैम क्लासेस, और जो स्पेशली टारगेट करने वाली है अभी आने वाले टीआईएफआर एग्जाम, डीयू और बीएचयू के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू, आप सभी को आज से रेगुलरली मैट कैम के यूट्यूब चैनल पर डीयू बीएचयू और मतलब आईआईटी जैम का एग्जाम छोड़कर उसके अलावा जितने भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एवरी टॉपिक आज से मिलना शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आज केमिकल बॉन्डिंग के 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ में ही आगे आने वाले जो सेशंस हैं उनके बारे में हम बीच में बात आपसे मैं करता रहूंगा। ठीक है, सो कुल मिलाकर आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने केमिकल बॉन्डिंग्स की कुछ रिवीजन क्लासेस जो ऑलरेडी मैट कैम के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं उनको हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर यहां पर लिंक आ रहा होगा तो वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में बाकी एग्जाम्स में आपको देखिए क्या क्या कैटेगरी वाइज आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। उनमें से सबसे पहला पार्ट है आपका कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिडाइजेशन, शेप निकालना, ये आपको आना चाहिए। ये हमने YouTube में बहुत बार किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नॉन अनपेयर्ड, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, जो कि आपका एमओ डायग्राम्स का पार्ट होता है। तो वहां से जो क्वेश्चंस आते हैं अप टू दैट किस लेवल तक आपको पढ़ना है कि होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के आपको एमओ डायग्राम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बस सीओ एनओ इन सब के डायग्राम्स को देख लेना। तो आपसे पूछ सकता है कि सीओ एनओ एनओ प्लस या फिर O2, इस तरीके से इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसके साथ साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थोड़े से अलग टाइप के। तो आज मैं जो आपके सामने क्वेश्चंस ले आया हूं वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं केमिकल बॉन्डिंग के, जो कि आने की संभावनाएं हैं। टीआईएफआर में हर साल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग के। तो एटलीस्ट ऐसा हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही, और कई बार वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमाकर पूछता है, बहुत ज्यादा उसमें किसी पेपर से ही डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है। तो अगर क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पर चला जाता है तो फिर वो रिसर्च पेपर का क्वेश्चन हो गया, तो उससे टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपका बाकी जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं टीआईएफआर में या फिर डीयू बीएचयू में आएंगे तो वो आपको जनरल आईक्यू अपना यूज करना होता है। उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बातों को कंप्लीट करता हूं और हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो यहां पर मैंने आप सभी के लिए लिया है वो है थोड़ा सा सिंपल, आप कह सकते हो जनरल साइंस का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके डीयू बीएचयू टीआईएफआर में पूछ लिए जाते हैं। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सिंक ऑफ CO2 गैस। तो ये तो एक सिंपल सी बात है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो CO2 सिंक का काम कौन करता है? तो ओशियंस जो होते हैं भाई वो CO2 का एक बड़े लेवल पर सिंक का काम करते हैं। कार्बन को एज अ CO2 फॉर्म में वो सिंक का काम करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, सो ओशियंस आर इंपॉर्टेंट टू अस। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस पॉइंट से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका लैटिस एनर्जी से, मतलब आपको लैटिस एनर्जी के बारे में इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैटिस एनर्जी के क्वेश्चंस आपको कैसे डील करने होते हैं। कभी भी आपके सामने लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, उसमें आपको लैटिस एनर्जी का सॉलिड स्टेट से रिलेटेड आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, मेडलंग कांस्टेंट का, जो आपका बॉर्न-लिंडे इक्वेशन होती है। तो वहीं पर उसी के बारे में कह रहा है कि जो मेडलंग कांस्टेंट है इन सारे कंपाउंड्स का कांस्टेंट लिया गया है या फिर सेम लिया गया है, ठीक है, इक्वल लिया गया है आप कह सकते हैं। और तो उस को ध्यान में रखते हुए लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी। तो मेडलंग कांस्टेंट में आपको पता है जो बॉर्न-लिंडे इक्वेशन होती है वहां पर बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी किसके होती है, Q1 Q2 अपॉन R के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो आप दो एटम्स यूज कर रहे हैं अपोजिट चार्ज, उन चार्ज की वैल्यू कितनी है, कितना ज्यादा चार्ज है, सबसे पहली बात इसका ध्यान रखना होता है आपको। और उसके बाद आप सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में। तो पहले आपको क्या चेक करना होगा कि किसमें Q1 Q2 की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहले आपको लैटिस एनर्जी में चार्ज को कंसीडर करना होता है। उसके बाद अगर चार्ज सेम है तो फिर आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को
कंसीडर करते हैं। जितना ज्यादा चार्ज होगा लैटिस उतना ज्यादा अच्छी तरीके से एनर्जी रिलीज करेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट लैटिस। तो उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वही लैटिस एनर्जी होती है आपकी। तो वही लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी जिस केस में चार्ज ज्यादा होगा। और अगर चार्ज सेम है तो उस केस में साइज डिपेंडेंस हो जाएगा, क्योंकि जितने छोटे साइज का, जितने छोटे छोटे आयंस का लैटिस बनेगा उतना ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी न्यूक्लियस के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगी तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्लियरली समझ में आएगा कि Al2O3 जो है इसमें जो चार्जेस हैं वो +-3 है। इसमें मतलब +3 चार्ज है और इसमें -2 चार्ज करके ओवरऑल +3 और यहां पर -2। तो यहां पर चार्ज क्या है, ज्यादा है आयंस का एज कंपेयर टू अगर दूसरे केस को देखें CaO को, तो यहां पर +2 -2 चार्ज है। अगर आप थर्ड केस को देखेंगे, इसके बाद का जो केस है वो है NaCl और KCl, तो इसमें चार्जेस सेम है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। यहां पर चार्जेस क्या है, सेम है। तो अगर चार्जेस सेम है तो फिर आपको साइज देखना पड़ेगा कि दोनों के दोनों आयंस का साइज किस में छोटा है। तो देखेंगे यहां पर Na+ आयन छोटा है एज कंपेयर टू K+ आयन, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर NaF है आई थिंक। हाँ, तो NaF में देखिए आपका कैटायन भी छोटा है और एनायन भी छोटा है। इस केस में आपका Cl- एनायन भी बड़ा है, तो इसका मतलब है ये कॉम्पैक्ट क्रिस्टल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्रिस्टल की जो लैटिस एनर्जी होगी इसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब है सबसे पहले Al2CaO3, उसके बाद Al2O3, उसके बाद CaO, उसके बाद NaF और सबसे लास्ट में KCl। तो आपको बस ये एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना है। क्या वैसे याद ही होगा कई लोगों को, तो इस पॉइंट को आज अपने रिवाइज कर लिया है, बस इतना समझ सकते हैं। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, Al2O3, CaO, उसके बाद NaF और KCl, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो लोग अभी आगे चल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो भी आप लोग तैयारी कर रहे होगे कि DU का एग्जाम देना है, BHU का एग्जाम देना है, तो आपने पढ़ तो रखा ही है। अगर आपने IIT तक के लिए पढ़ रखा है, IIT JAM तक के लिए पढ़ रखा है, तो इसका मतलब है कि आपको अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन सेशन, प्रैक्टिस सेशंस में आपको जितने टाइप के क्वेश्चंस रेगुलरली मिलेंगे उन सारे टाइप्स को आपको ध्यान में रखना है। और बाकी इन सेशंस को आप चाहें तो एज अ जनरल नॉलेज के लिए आप बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकते हो, अगर आप नेट या गेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बॉन्डिंग तो बॉन्डिंग है, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हो अदर स्टेट लेवल जैसे टीटी आप कह सकते हो, या फिर इसी तरीके से PGT का एग्जाम हो सकता है, GIC का एग्जाम हो सकता है, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। द वैल्यू ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। ग्रेफाइट में आपको पता होना चाहिए इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है मतलब एक लेयर में पाई जाता है, सीड्स होती है, लेयर्स के फॉर्म में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर एक लेयर इस तरीके से ऐसे 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 करके कार्बन्स आपस में अटैच्ड होते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर एक दूसरी लेयर, मतलब ये ऐसे चलता जा रहा होगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, कुल मिलाकर इस तरीके से ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इनका। और इसी तरीके से इसके नीचे एक और लेयर होगी, तो वहां पर क्या होगा, इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे। तो इस तरीके से क्या होती है कि लेयर्स के फॉर्म में ग्रेफाइट पाया जाता है। अब यहां पर आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके, जो आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि यहां पर एक कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। तो किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको उसकी वैलेंसी को, अगर आप उसके जितने नंबर ऑफ बॉन्ड से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उससे डिवाइड कर दें, मतलब उसकी वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑन एन एवरेज वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उससे डिवाइड कर दें, तो वहां से हमें क्या मिल जाता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, आपको क्या करना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 4 और कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है 3, तो 4/3 आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। तो यहां पर एक कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.33 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इन द केस ऑफ ग्रेफाइट। तो ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होता है, एक तो पहली बात ये हो गई, दूसरी बात क्या है, आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। चलिए दूसरी बात ये हो गई। इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कैसे होता होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखें
देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गए कार्बन के, चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास इस तरीके से अवेलेबल होता है p ऑर्बिटल्स में। तो वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, वो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरीके लगातार इसमें मूव कर सकता है फ्रीली, एक ही लेयर में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन मूव हो सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूव होना मतलब चार्ज का मूव होना, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना। तो दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली ड्रिवन बाय द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या, कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, फ्लो होती है। और पांचवा जो पॉइंट है इसका, वो पांचवा पॉइंट क्या है कि यहां पर जो लेयर्स होती हैं वो आपस में किस फोर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहती हैं, तो ये वॉन्डर वॉल फोर्सेस के थ्रू आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। तो बिटवीन layers of graphite यहां पर किस तरीके का फोर्स काम करता है, वॉन्डर वॉल फोर्स काम करता है, वॉन्डर वॉल फोर्स काम करता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको ग्रेफाइट के बारे में पता होने चाहिए और आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4/3 हो जाएगा। और ग्रेफाइट से रिलेटेड इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्रेफाइट, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्रेफाइट, इस तरीके से 4 ऑप्शन देकर भी आपसे इनसे बातें कर सकता है। और एक बात और साथ में आप देख सकते हैं क्या, कि आप इसके साथ डायमंड के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं क्या, कि डायमंड जो होता है वहां पर जो कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बेसिकली वहां पर 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो 4/4 कर दोगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाता है वहां पर। और उसके बाद वहां पर वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर क्यों होता है, क्योंकि उसके पास किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉन्स, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं सिस्टम में, क्रिस्टल में उसके, तो वो क्या होता है, एक इंसुलेटर का काम करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ग्रेफाइट के बारे में आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मीन बॉन्ड एनर्जी इन द बाइनरी हाइड्राइड्स। ये बाइनरी हाइड्राइड्स हैं और आपको बॉन्ड एनर्जी के बारे में, मीन बॉन्ड एनर्जी क्या होगी ये बताना है। तो मीन बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन में अगर आपके सामने मीन बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि मतलब बॉन्ड एनर्जी कंपाउंड की किस तरीके से आप चेक करेंगे। मतलब उस बॉन्ड, किसी कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर किसी कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक करना है इसका मतलब है कि वो बॉन्ड कितना स्टेबलाइज हो रहा है, किन किन फैक्टर्स से स्टेबलाइज हो रहा है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए जरा ध्यान से देखिए, आपके पास सबसे पहले आपको देख रखा है CH4, ठीक है, CH4 दे रखा है। दूसरे केस में क्या दे रखा है, आपका NH3 दे रखा है। NH3 के बाद H2O दे रखा है और उसके बाद HF दे रखा है। तो सबसे पहली बात, आप इन मीन बॉन्ड एनर्जी में आपको जो सबसे पहला फैक्टर काम करता है वो काम क्या करता है कि उन एटम्स के बीच में जो बाइनरी हाइड्राइड्स हैं, इन हाइड्राइड्स में जो बेसिकली बॉन्ड है, मतलब CH बॉन्ड, NH बॉन्ड, जो ये बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स की एनर्जी के लिए सबसे पहला फैक्टर काम करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी उतना ज्यादा उस हाइड्राइड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो किसी दूसरे हाइड्रोजन से किस टाइप के बॉन्ड्स फॉर्मेशन कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। तो इसलिए यहां पर आपका जो मेन फैक्टर आपको मतलब ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं मेन फैक्टर क्या होगा कि किसमें कितने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। जितनी ज्यादा पोलैरिटी डिफरेंस होगी वहां पर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशंस होंगे। तो इन द केस ऑफ HF के केस में आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसके बाद H2O में होगी, उसके बाद NH3 में होगी और उसके बाद CH4 में होगी। तो कुछ यही ट्रेंड होगा बॉन्ड एनर्जी का। तो क्या होगा, HF के बाद H2O, HF के बाद H2O के बाद NH3 और CH4। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको बॉन्ड एनर्जी जब चेक करनी है तो मीन बॉन्ड एनर्जी अगर आप कंपाउंड से चेक करनी है, इसका मतलब है कि वहां पर क्या क्या फैक्टर्स डोमिनेट कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से वो बॉन्ड्स बहुत स्टेबल हो जाएंगे, तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो HF को ज्यादा, फिर H2O को, फिर NH3 को, उसके बाद CH4 को। इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई आप सभी को। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो यहां पर अगला पॉइंट है, आपको समझना है क्या, पोलैरिटी के बारे में, कि पोलैरिटी बेसिकली आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो पोलैरिटी का मतलब आप समझ गए होंगे क्या, कि आपको यहां पर कुल मिलाकर, मैंने दो ही ऑप्शन रखे हैं क्योंकि दो ही में से एक आंसर था। तो पोलैरिटी में बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, पोलैरिटी में कंपाउंड के ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ही आपको कुल मिलाकर इन एन एवरेज, मतलब सिस्टम में ऑन एन एवरेज चार्ज सेपरेशन कैसा है, ओवरऑल चार्ज सिस्टम में क्या ओवरऑल कोई जो इलेक्ट्रॉन्स का एक पोलर सिस्टम आ रहा है, मतलब क्या उस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज अगर पूरे मॉलिक्यूल को देखा जाए तो क्या ओवरऑल एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस चार्ज क्रिएट हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही आपको चेक करना होता है। तो NH3 के केस में आप ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ी है तो आप जानते होंगे। NH3 के केस में आपके पास जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, वो आपको निकालनी आनी चाहिए। दूसरे वाले केस में आपसे क्या कह रहा है, NF3 की बात कर रहा है, तो NF3 के केस में कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। और लास्ट केस क्या है आपका, BF3 है। तो देखिए BF3 वाला केस तो एक सिमेट्रिक केस है, तो यहां पर ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। इतना आप समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो जरा देख लीजिए। यहां पर बेसिकली इस बॉन्ड में एक डाइपोल मोमेंट इस तरीके से लगेगा, और इन दोनों का डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट होगा वो कुल मिलाकर इस डायरेक्शन में काम करेगा, और ये वाला जो डायपोल मोमेंट होगा ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स में ऐसे भी ओवरऑल उसका पोलैरिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो ये तो एक इस पर किसी भी तरीके की पोलैरिटी अवेलेबल नहीं होगी, जीरो पोलैरिटी होगी। अगर इन दोनों को देखें तो बेसिकली फिर से ये बात आपको पता होनी चाहिए, इस केस में आपके पास डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी, सॉरी इस तरीके से नहीं, यहां पर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यहां पर भी इसी डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रॉन्स तो भाई इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन ही है, वो तो सबसे सुपीरियर है नेगेटिव चार्ज में। तो कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज इसकी जो पोलैरिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। सबके सब बॉन्ड्स की पोलैरिटी आपस में ऐड होकर एक डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट बड़ी पोलैरिटी या फिर बड़ा डाइपोल मोमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। व्हाइल इन द केस ऑफ NF3 में ये पोलर इधर की तरफ होगा, ये पोलर इधर की तरफ होगा, ये पोलर इधर की तरफ होगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि इस बॉन्ड का जो पोलैरिटी थी, ये जो मतलब बेसिकली डाइपोल मोमेंट यहां क्रिएट हुआ, वो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ना कम हो जाएगा। इसका मतलब है NH3 के केस में सबसे ज्यादा, देन NF3, देन BH3। तो NH3 then NF3 और then BF3। So this is the correct answer for the polarity of the compound। तो polarity के बारे में आप समझ गए, और मीन बॉन्ड एनर्जी के बारे में आप समझ गए, ग्रेफाइट के बारे में आपने नॉलेज देख ली, आपने लैटिस एनर्जी का भी एक क्वेश्चन कर लिया, आपने CO2 का एक जो जनरल क्वेश्चन था वो भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए एक और थोड़ा अलग टाइप सा क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट हैव एनी फॉर्मली चार्ज्ड एटम। तो फॉर्मली चार्ज्ड एटम का मतलब क्या होता है कि आपको ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप क्या करेंगे, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उस केस में आपको कंपाउंड्स के एटम जो होंगे उनमें कोई ना कोई चार्ज देखने को मिलेगा। चलिए आपको क्या करना है, कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चन में पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाकर देखना है। सबसे पहला स्ट्रक्चर है CH3 का होल थ्राइस NO। तो यहां पर आपके पास क्या है, CH3 का होल थ्राइस, इसका मतलब CH3, यहां पर ये CH3, इस तरीके से ये CH3। अब देखिए ध्यान समझिएगा, CH3 में CH3 तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। अब यहां पर मैं नाइट्रोजन इसलिए रख रहा हूं क्योंकि नाइट्रोजन ही है जो 3 से ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है, जिसके साथ ये CH3 ऐड हो सकते हैं। नहीं तो ना ऑक्सीजन को भी बीच में रख सकते हैं। ऐसे सिली क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि ऑक्सीजन को बीच में क्यों नहीं रखा, तो इसलिए यहां पर ऑक्सीजन को बीच में नहीं रखेंगे क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता 2 से ज्यादा। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, इस तरीके से आप बना लेंगे। आपको पता है 5 बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता है, और अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको यह भी पता है कि किसी की वैलेंसी नहीं पूरी हुई है। इसका मतलब यहां पर अगर आप प्लस चार्ज रख दें, यहां माइनस चार्ज रख दें, तो देखिए CH3 का होल थ्राइस NO का स्ट्रक्चर बन गया। सबके ऑक्टेट पूरे हैं, आपने ऑक्टेट पूरे कर दिए, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर सही है। तो इसका मतलब हो गया इस कंपाउंड में एटम्स के ऊपर फॉर्मल चार्ज अवेलेबल है। अगला वाला केस CH2N2 सबको बनाना आता है, CH2 डबल बॉन्ड N, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर भी फॉर्मली चार्ज एटम है।
थर्ड वाला केस देखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा आपका आंसर। इस स्ट्रक्चर को बनाने में आपके एटम्स के ऊपर किसी भी तरीके का फॉर्मल चार्ज आपको देखने को नहीं मिला, तो इसका मतलब हो गया दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड इफ यू वांट टू चेक द फोर्थ ऑप्शन आल्सो, वी आल्सो कैन चेक CH3, इसके बाद सिंगल बॉन्ड C, इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाकर यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बना दो, तो बताओ ये स्ट्रक्चर सही बन रहा है कि नहीं बना है? ध्यान से देखो, सबके ऑक्टेट पूरे आपको दिख रहे होंगे ना, तो इसका मतलब होगा ये स्ट्रक्चर भी सही है और यहाँ पर फॉर्मल चार्ज अवेलेबल है। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज है, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज है, यहाँ पर है। सो उसने पूछा है कि नॉट हैव द फॉर्मल चार्ज, डज नॉट हैव द फॉर्मल चार्ज, तो ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? CH3ONO आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मली चार्ज एटम्स को भी फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो कि मैंने 2 साल पहले जब हम लोग ग्रीन बोर्ड में पढ़ते थे, एक जमाना था, तब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर में ही आपको पढ़ाया था। तो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम के बारे में कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल या फिर ऑर्बिटल्स हैव द लोएस्ट एनर्जी। तो देखिए जरा आपको पता होना चाहिए, किसी भी सेल में, जैसे फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, कोई भी एटम की कोई भी जो सेल होती है, उस सेल में उसके सारे के सारे ऑर्बिटल्स में पहले अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ना हो तो सारे के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। अगर उनमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, अगर उनमें एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आए, तो वो क्या सिस्टम कैसा होगा? मोनोन्यूक्लियर सिस्टम होगा। अगर वो मोनोन्यूक्लियर की जगह अगर वो पॉलीन्यूक्लियर हो गए, मतलब उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने फिल करना शुरू कर दिया एटम्स के, मान लो यहां पर अगर हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के केस में तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? सिर्फ पहले सेल में है। तो अगर किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, तो उन सेल के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। सारे के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो उस सेल में, तब भी उस सिस्टम में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। मतलब एक ही ऑर्बिटल में भी अगर इलेक्ट्रॉन हो, मान लो सिर्फ s ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर s ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन है तो p ऑर्बिटल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन फिल आप जैसे ही करोगे तो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता ही s ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस वजह से s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो सिमेट्रिक ऑर्बिटल होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन फिल करते जाते हैं, तो फिल होते होते ही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से s ऑर्बिटल ज्यादा पास आते हैं न्यूक्लियस के। इसके बाद उससे सेकंड केस में आपके p ऑर्बिटल आते हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल सिमेट्रिक होते हैं, बिल्कुल स्फेरिकल होते हैं। p ऑर्बिटल लोब के शेप में होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है s ऑर्बिटल से, तो इसलिए वो सेकंड नंबर पर न्यूक्लियस के पास आते हैं। और उसके बाद फिर d ऑर्बिटल जो कि डिफ्यूज होते हैं, तो उसके बाद आते हैं, और f ऑर्बिटल बाहर रह जाते हैं। तो इसलिए एक सेल में s ऑर्बिटल की एनर्जी कम, उसके बाद p की, फिर d की, फिर f की, इस तरीके से एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के केस में अगर आप फोर्थ सेल की बात कर रहे हैं, तो उसके 4s 4p 4d इन तीनों के तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तब तक वो क्या होंगे? बिल्कुल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। एनर्जेटिकली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वर्ड भी यूज किया जाता है। इट मींस द करेक्ट आंसर इज द डी आंसर, ऑल ऑफ देम विल हैव द सेम एनर्जी। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो बी asked in the paper. They will just check your IQ और जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। तो जो बच्चे एग्जाम हो चुका है, इसके बाद कहीं इंटरव्यू भी देने वाले हैं, तो वो भी इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से समझिएगा। इट विल बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू, मतलब आपके इंटरव्यू के रेस्पेक्ट में आपके अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं, तो इसलिए ध्यान से सारे क्वेश्चन देखिएगा, हर टॉपिक के देखिएगा, ठीक है? हर टॉपिक के। हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं, हाइड्रोलिसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑल्दो बोथ NF3 and NCl3 आर कोवेलेंट, NCl3 undergoes hydrolysis where NF3 does not. So it is a very good, simple question. In the case of NF3, there are no vacant orbitals available either on the nitrogen or in the case of fluorine. So water cannot attack on any atom for the hydrolysis or any bond. Actually, you can say it cannot attack on any orbital of any
एटम सो दैट द बॉन्ड कैन बी ब्रेक्ड। तो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं उसके अटैक होने से, क्योंकि ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन देगा कहां? तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, इट मींस बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता है NF3 के केस में। व्हाइल इन द केस ऑफ NCl3 के केस में हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस, देखिए लिसिस और लेसन, दो वर्ड होते हैं, लिसिस और लेसन। तो लिसिस क्या होता है, जैसे आप पढ़ चुके होंगे, आप लोग 12th में आपको पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो लिसिस इट मींस यू आर जस्ट ब्रेकिंग द कंपाउंड, एंड लेसन इट मींस यू आर जस्ट मेकिंग द बॉन्ड्स, एंड लिसिस मींस यू आर जस्ट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। ठीक है, तो लेसन का मतलब होता है जैसे क्लोरीनेशन, तो क्लोरीन को ऐड कर रहे होते हो आप, क्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करता है। और लिसिस जैसे ओजोनोलिसिस करते हो तो वहां पर कंपाउंड क्या होता है? ब्रेक होता है, वहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक पॉइंट है। तो इसलिए यहां पर हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि आपका हाइड्रोजन यहां पर H2O इस तरीके से अटैक करेगा, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो वो उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन अटैक करके बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकता है और हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो इस तरीके से यही पॉइंट है जो आपके पास सेकंड लास्ट केस में लिखा हुआ है, क्या कि Cl कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट बाय यूजिंग d ऑर्बिटल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ दिस NCl3 कैन हाइड्रोलाइज व्हाइल NF3 कैन नॉट। ओके, सो दिस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुंचते हैं। ये तो हमने कुछ असाइनमेंट्स और ये क्वेश्चन जितने भी हैं TIFR, DU, BHU और जितने अदर MSc एंट्रेंस एग्जाम को सबको ध्यान में देखते हुए देखकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं उनको आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। How many molecular orbitals may be constructed from the valence shell orbitals of the constituents atoms in CH4 molecules? So simple the question कि अगर आपसे पूछे कि how many molecular orbitals can be formed, so the number of atomic orbital that will participate to make the molecular orbitals, the number of molecular orbital will be the same as that number. It means कि आपके molecular orbitals उतने ही बनेंगे जितने आपके atomic orbital participate कर रहे हैं। तो अगर इसने कहा है कि सिर्फ हमें कौन से ऑर्बिटल्स कंसीडर करने हैं? वैलेंस शेल ऑर्बिटल कंसीडर करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि कार्बन में CH4 के पास कितने वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स होते हैं? 4, 2s एंड 2p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, और 4 हाइड्रोजन के पास 4s ऑर्बिटल वैलेंस शेल में ऑर्बिटल होते हैं। टोटल कुल मिलाकर क्या हो जाएगा आपके पास? 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो वो 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके बनाएंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि कितने सेंटर कितने बॉन्ड फॉर्मेशन, कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने सारे आपको 1 बाय 1 इसमें कंसीडर करा दिए गए। यहां पर ये बेसिकली इस तरीके से यहां पर प्लस चार्ज आएगा इसका। तो इस कंपाउंड में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किस में फॉर्म हो रहा है? तो देखिए XeF2 की बात करें अगर आप, तो XeF2 में कुछ इस तरीके से आपके पास एक फ्लोरीन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर। ये निकालना आपको आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसीलिए नहीं ज्यादा रखे हैं क्योंकि ये तो अब तो आ ही गया होगा यार, अब इसको क्या ही पढ़ना। तो देखिए ये वाला जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और वो 2 न्यूक्लियस के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो जितने न्यूक्लियस के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन उतने सेंटर उतने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। So this is not our answer. सेकंड केस में क्या है? Al2Cl3। तो यहां पर एल्युमिनियम बेसिकली Al और यहां पर बेसिकली आपके पास इस तरीके से क्लोरीन और यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहां पर एल्युमिनियम, यहां पर इस तरफ से ऐसे क्लोरीन और यहां पर इस तरफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इस तरफ ऐसे Cl और यहां पर ये Cl और ये Cl। कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके डाइमर का AlCl3 का। तो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है ना भाई, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर। ये बॉन्ड कुल मिलाकर इस तरीके से आपस में रोटेट होते रहते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है, ये बॉन्ड बेसिकली ये इस तरीके का आपके पास बॉन्ड होता है, जिसे आप बनाना बॉन्ड भी कहते हुए कई बार सुन सकते हो। तो ये बॉन्ड कैसा है यहां पर? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी इधर तो कभी इधर। तो ये वाला ओवरऑल क्या है? बेसिकली 1 2 3 सेंटर का एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दिस 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
अगला केस अब अगर आप देखेंगे तो CH3, CH3 के बाद जरा ध्यान से देखिए, CH3 बेसिकली इस तरीके से ऐसे 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 कार्बोनियम आयन यहां पर बेसिकली बनता है, कार्बेनियम आयन। तो यहां पर बेसिकली CH3 और यहां पर बेसिकली CH3 और इस तरीके से इस कंपाउंड के ऊपर प्लस चार्ज होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में CH5+ भी बन सकता है, तो ये CH5+ का ही एक अपडेटेड फॉर्म है। यहां पर हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप्स अवेलेबल है। तो यहां पर बेसिकली क्या, जरा ध्यान समझिएगा कि आपके पास इस CH3 के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस CH3 के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्री, जो कि बॉन्ड फॉर्म करने के लिए अवेलेबल है। 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है तीनों के तीनों कार्बन, और इस कार्बन के पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। लेकिन पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाने का मतलब कि ऑन एन एवरेज ये कार्बन और ये कार्बन तीनों मिलकर इनके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे हुए हैं। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन है? 3 सेंटर फॉर्म बॉन्ड हो रहा है। तो इसका मतलब है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म यहां पर होता है। तो ये कंपाउंड, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, दिस विल फॉर्म द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। व्हाइल इन द केस ऑफ BeNO3- तो ये आपका आयनिक कंपाउंड है, यहां पर B के ++2 चार्ज और यहां पर NO3- 2 अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो वो तो आयनिक कंपाउंड हो गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करना। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वो क्या कह रहा है? 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड चेक करना है। तो आपको कैसे चेक करेंगे 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? तो XeF2 तो आपको पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। Al2Cl3 हमने अभी देखा क्या था, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था। अब इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखें, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको पता होगा तो यहां पर Mg ये बेसिकली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और कैसे पाया जाता है? एज अ डाइमर पाया जाता है, एज अ डाइमर पाया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, Mg और यहां पर बेसिकली CH3 और इस तरीके से Mg और बेसिकली यहां पर CH3 और इस तरीके से यहां पर CH3 और यहां पर बेसिकली CH3 और यहां पर ये Mg और ये Mg। तो इस तरीके से ये डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है। तो बेसिकली ये जो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिला और एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिला इस Mg के थ्रू। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कभी इधर तो कभी इधर, इसलिए ये ओवरऑल जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये एक सेंटर का नहीं, मोर देन 2 सेंटर का नहीं, मोर देन 2 सेंटर बॉन्ड है। तो इट इज अ 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक यहां से और एक यहां से। सो दिस विल फॉर्म द 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सो यू शुड नो दैट इट इज अ डाइमर स्ट्रक्चर MeCH3 का होल ट्वाइस। तो इसलिए मैंने हर तरीके के क्वेश्चन को कंसीडर कराकर आपके सामने डिस्कस किया है। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से दूसरी तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है क्या? LiCH3 का होल 4। तो इसका स्ट्रक्चर क्यूबेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। यहां पर इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, यहां पर एक क्यूब बना लीजिए आप इस तरीके से, यहां पर दूसरी एक इस तरीके से क्यूब बना दीजिए और इनके जो ये कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर्स पर आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से पाया जाता है कि यहां पर ये लिथियम अवेलेबल है, तो ये CH3 है। ठीक है, ये CH3 है, ये CH3 है, तो यहां पर लिथियम है, तो यहां पर CH3 है। ठीक है, यहां पर लिथियम है और यहां पर लिथियम है। तो कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड पाया जाता है। तो इस कंपाउंड में फिर से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है आप समझ जाएंगे देखकर। अब क्या कि यहां पर लिथियम के पास देखिए ये इस तरह के लिथियम अवेलेबल है। तो बेसिकली क्या है, यहां पर ये CH3 कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। और यहां पर बेसिकली क्या है, सेंटर्स कितने हैं? एक, देखिए एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है। तो यहां पर 4 न्यूक्लियस के बीच में ऑन एन एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? तो जरा ध्यान से देखें, एवरेज की बात करें तो ये 4 सेंटर है और ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ये दे रहा होगा और उसमें से ऑन एन एवरेज अगर आप किसी एक बॉन्ड को चेक कर रहे होंगे तो ऑन एन एवरेज जो उसका बॉन्ड होगा वो 4 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन कभी यहां है तो कभी यहां है तो कभी यहां है। तो ऑन एन एवरेज जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो क्या है? 4 सेंटर पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, तो 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो क्योंकि CH3 का एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां पर ही नहीं है, वो कभी यहां है तो कभी यहां है, इसलिए इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप तीनों में से, क्योंकि 3 बॉन्ड है तो 3 में से इसके पास भी अलग 3 बॉन्ड है, तो ऑन एन एवरेज आप ये समझ सकते हैं कि इसके पास एट अ टाइम एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 की वजह से और एक इलेक्ट्रॉन इस लिथियम की वजह से। तो इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेंटर लेकिन 4 हैं, 1 2 3 4, तो 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म होता है, 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म होता है इन द केस ऑफ
LiCH3 का होल 4, यहां पर ये होल 4 बाहर इस पर नहीं है, CH3 के ऊपर अवेलेबल। ठीक है, इसको मैंने आपको कमेंट करने के लिए भी बोला था, हमने कम्युनिटी सेक्शन में पूछ रहा था इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें सब लोगों ने सी आंसर दिया था, तो आप सब लोग सही थे। और जिन लोगों को इसके बारे में ना पता हो तो आप सब लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो जब भी कोई वीडियो आती है नहीं, या फिर हम जब भी कोई कम्युनिटी पोस्ट करते हैं तो वो आपके यूट्यूब के होम पेज पर आपको देखने को मिलता है, जिससे आप पहले से ही अपडेट रहेंगे मैटकेम के हर अपकमिंग वीडियोस एंड न्यू कोर्सेज के लिए। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, TIFR का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप समझ गए होंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया होगा तो वहां पर इस तरीके से ही आंसर होता है कि कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम सिमेट्री ग्रुप ऑफ NH3। तो सिमेट्री ग्रुप्स के बारे में अगर नहीं भी पता है तब भी आप समझ सकते हैं कि एक ही टाइप का सिमेट्री होनी चाहिए। तो NH3 का जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा NH3 का स्ट्रक्चर होता है, कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर आपका CH का भी होता है। यहाँ पर कुल मिलाकर हाइड्रोजन होगा, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो कुल मिलाकर इनका सिमेट्री एक तरीके की है, कंपाउंड की सिमेट्री एक तरीके की। CH4 जो है बेसिकली इन द केस ऑफ CH4 के केस में वो टोटली परफेक्ट क्या हो जाएगा, परफेक्टली टेट्राहेड्रल हो जाएगा। व्हाइल इन द केस ऑफ BF3 ये तो होना ही नहीं है, CH3 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन CH का जो स्ट्रक्चर है वो NF3 टाइप का ही होगा, क्योंकि वहां पर भी आपके पास सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल नहीं है, ना ये सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल है ना ये सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल है, क्योंकि यहां पर क्लोरीन आ जाने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाने से परसेंटेज एस कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। CH4 परफेक्टली टेट्राहेड्रल है, इसलिए सिमेट्री बिल्कुल सेम नहीं होगी, ये टेट्राहेड्रल होगा, और ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ना ही वो टेट्राहेड्रल है, मतलब परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं आप कह सकते हो, इसलिए इसकी सिमेट्री उससे मैच होगी, ना कि CH4 की। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको सामने आया, आपके सामने, लेकिन आपको हल्का सा IQ अपना यूज करना था और क्वेश्चन हो जाना था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस हैव द प्लेनर स्ट्रक्चर। तो एटलीस्ट आ गया हमारा फेवरेट क्वेश्चन। प्लेनर स्ट्रक्चर में आपको पता है NH3 कैसा होता है, पिरामिडल होता है, ठीक है। SO4 2- तो सल्फर देखिए जरा ध्यान से देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको बता देता हूं, जिनको SO4 2- का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है, या फिर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर मैं इस वीडियो में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं तो यही क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सल्फर एटम आपने लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम कंसीडर किया गया। इसके बाद 4 ऑक्सीजन है, तो बेसिकली सबसे पहले तो आप 4 ऑक्सीजन तो जोड़ ही दीजिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के नीचे होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, ये 6 वैलेंसी शो कर सकता है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के पास नहीं होते, इसलिए ऑक्सीजन नहीं शो कर सकता है। तो इट मींस इट कैन शो द 6 वैलेंसी, इट मींस कि आप डबल बॉन्ड 2 तो बना ही दीजिए, ताकि 2 ऑक्सीजन तो न्यूट्रल जुड़े रहें, और 2 ऑक्सीजन पर अगर आप नेगेटिव चार्ज लगा देंगे तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसके पास वैलेंसी भी इसकी पूरी हो गई, और पूरा कंपाउंड देखिए SO4 2- बन गया। अब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे पता करेंगे, तो आपको पता है कि आपको स्टेरिक नंबर निकालना होता है। स्टेरिक नंबर, या फिर आप हमें पहले स्टार्टिंग में स्टेरिक नंबर से आसानी होती है, तो इसलिए मैं आपको स्टेरिक नंबर से समझाता हूं। स्टेरिक नंबर निकालना होता है, स्टेरिक नंबर एक लोन का है, चाहे आपका लोन पेयर हो चाहे आपका बॉन्ड पेयर हो। स्टेरिक नंबर एक काउंट किया था, तो बॉन्ड पेयर चाहे सिंगल बॉन्ड पेयर हो, डबल बॉन्ड पेयर हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड पेयर हो, एक बॉन्ड पेयर को एक ही काउंट करना है। तो इट मींस इस बॉन्ड को एक काउंट करोगे, इस डबल बॉन्ड को भी एक काउंट करोगे, इसको भी एक काउंट करोगे, इसको भी एक काउंट करोगे। लोन पेयर होता तो उसे भी एक काउंट करते। तो इट मींस टोटल स्टेरिक नंबर इसका कितना निकल कर आया, स्टेरिक नंबर आया 4। तो 4 से बेसिकली क्या हो सकता है, sp3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, sd3 हो सकता है, और sp2d हो सकता है, sp2d हो सकता है। लेकिन इन द केस ऑफ सल्फर एटम SO4 आपको पता होना चाहिए, यहां पर बेसिकली क्या होगा, ये sp3 ही होगा। तो sp2d और sd3 के कौन से कंपाउंड्स होते हैं, इसको सर्च करके पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया कि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर तो नहीं होगा। थर्ड केस में देखेंगे CO3 2-, तो यहां पर कार्बन बीच में लिख दिया आपने, कार्बन के पास वैलेंसी 4 है, तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा लेगा, और यहां पर ये एक O- और ये एक O- निकाल लेगा। तो इसका स्टेरिक नंबर 3 निकलेगा। देखिए एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, तो 1
निकलेगा। कुल मिलाकर मैं इसको थोड़ा ज्यादा आसानी से समझा रहा हूं, लेकिन इतना तो आप समझ ही गए होंगे, इसको sp2 लिखेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी लोग समझदार हैं। sp2 इसका मतलब हो गया, ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। bf3 भी एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। These two are the correct answer. It means the third option will be correct. Third, 3 and 4. So प्लेनर स्ट्रक्चर आपने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन अबाउट द डाइपोल मोमेंट। तो लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट किस में अवेलेबल होगा? तो बेसिकली ये आपका पहला जो कंपाउंड दे रखा है, ये तो टोटली सिमेट्रिक कंपाउंड है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अवेलेबल नहीं है, तो इसमें किसी भी तरीके का डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। इस कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन इन दैट केस ये किस टाइप के कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड्स का क्या नाम होता है आपको पता होना चाहिए। आप सब लोग कमेंट करना। ये बेसिकली यहां पर अगर ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक होने के बाद बेसिकली क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड आएगा जो कि ओवरऑल एरोमेटिक इन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी एरोमेटिक हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो इन दैट केस जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो बहुत ज्यादा मेजरली इंक्रीज हो जाता है ऐसे कंपाउंड्स में, क्योंकि म्यू इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, Q इंटू डी। तो इस केस में Q की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहां पर रियल चार्जेस अवेलेबल हैं और यहां पर क्या है, ये पार्शियल चार्जेस अवेलेबल हैं। तो पार्शियल चार्जेस और रियल चार्जेस में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए यहां पर बेसिकली इनके बीच में जो Q होगा और इसके बीच में जो Q होगा, यहां पर Q बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, तो यहां पर इनके डाइपोल मोमेंट सरप्राइजली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं ऐसे कंपाउंड्स के। और इन कंपाउंड्स का नाम क्या है, आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। केमिकल बॉन्डिंग के इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, तो इसका मतलब है आपने लगभग सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। इसके अलावा एमो डायग्राम्स में आप होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एमओ डायग्राम्स देख लेना, NH3 का एमओ डायग्राम देख लेना, HF का देख लेना। इसमें मतलब आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि HF का जो होमो होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, वो कैसा होता है, नॉन बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एमओ डायग्राम से पूछे जा सकते हैं। So that was all about the chemical bonding for DU, BHU and other MSc entrance examination along with the TIFR exam that is coming in March. तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग पार्ट। और इसके बाद अगली वीडियो आएगी आपकी किसी अगले टॉपिक की, कल या फिर एक ही दो दिन में आएगी, और ये वीडियोस लगातार चलती रहेंगी मैटकेम के यूट्यूब चैनल पर। और जो बच्चे नेट और गेट के लिए हैं, तो नेट और गेट के लिए भी कंप्लीट टॉपिक सीरीज कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है मैटकेम के चैनल पर। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी भी नहीं किया है, जब एक बार मैं बोल चुका हूं तो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, और यूं ही रेगुलर वीडियोस मैटकेम की तरफ से देखते रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल कोर्स मैटकेम की तरफ से अपनी एग्जाम को और अच्छी तरीके से बूस्ट करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स पड़े हुए हैं, उन्हें क्लिक करके आप मैटकेम के अदर ऑनलाइन कोर्सेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और घर बैठे मैटकेम क्लासेस के साथ पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन।